पे ये बात देख पाए जो आप और मैं आज फील करते हैं ना कि गलत है, ये उस लड़के ने, उस युवा लड़के ने उस टाइम पर बता दिया था। तो ये दूरदर्शिता बढ़ी कैसे? किताबों से। किताबें समझ पैदा करती हैं, इसलिए वो खुद तो पढ़ते ही हैं। मैंने उनके इसमें कई सारी चीजें जो उनसे जुड़ी निकाली। एक बड़ी अच्छी लाइन मुझे लगी, उनके दोस्त ने लिखा था अपने संस्मरण में कि भगत सिंह के पास दो चीजें सदा रहती थी। जब वो एक दौर था ना, जब वो देश में इधर उधर जा रहे थे, कि फरार चल रहे थे, जब उन्होंने सैंडर्स को मार डाला था लाहौर में, जिन्होंने लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करवाया था, उसके बाद वो फरार रहे थे 1928 के नवंबर से लेके, और फिर वो लगातार 1928 के नवंबर में लाला लाजपत राय जी गए थे, और उसके बाद दिसंबर में सेम एक महीने सेम डेट पर 17 दिसंबर को सैंडर्स को मार डाला था। उसके बाद वो फरार हो गए थे। लाहौर से वो अपना भेष बदल के और कलकत्ता मेल पकड़ कर कलकत्ता चले गए थे। उस दौर में उनके पास दो चीजें हमेशा रहा करती थी, एक पिस्तौल और एक पुस्तक। कितनी अजीब बात है ना, दोनों ऑपोजिट हैं, लेकिन उस टाइम की जरूरत थी, क्योंकि अपनी लाइफ को बचा के रखना जरूरी था, तो पिस्तौल हर टाइम रखनी पड़ती थी, और किताब, क्योंकि दूरदर्शी बनाने में किताब से बढ़िया कोई सहयोगी नहीं हो सकता। तो ये ग्रेट पर्सनालिटी थी भगत सिंह की। भगत सिंह ने सारी कोशिशें की जितनी वो कर सकते थे। 1926 में एनबीएस बनाई, फिर 1928 में एचएसआरए। इस दौर में इनको फील हुआ कि हमें लोगों से जुड़ना है, और लोगों से जुड़ने के लिए ही ये साइमन कमीशन का जब विरोध हुआ था ना, उसमें ये सारे लोग इकट्ठे होके, लाला लाजपत राय जिसका नेतृत्व कर रहे थे, उसमें लाहौर के रेलवे स्टेशन के बाहर इकट्ठे हो गए थे, क्योंकि वहीं पे साइमन कमीशन के सदस्यों को उतरना था। अब ये साइमन कमीशन क्या है, क्यों आया, बहुत लंबी कहानी है, और इसको मैं चाहती हूँ सेकंड क्लास में बताऊं, क्योंकि एक क्लास इतना सुनने पे आप खुद भी जरा उब जाएंगे। कहानी बहुत मजेदार होती है, अगर आप दिल से सुनेंगे तो आपको अच्छी लग रही होंगी, और ये रियलिटी है। इनमें जितनी मैंने बातें बताई, ये सब कागजों में बयां की गई हैं। मैंने कुछ भी अपनी तरफ से नहीं बनाया, मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ के और आप तक ये बातें पहुंचा रही हूँ। तो भगत सिंह ने 1928 में काम किया, एचएसआरए बना दी। ज्यादा बड़ा काम कर नहीं पाए, क्योंकि अगले ही साल 1929 में खुद की गिरफ्तारी दे दी। उस गिरफ्तारी में कोई ऐसा बहुत बड़ा कोई कांड नहीं था, तो इसलिए उस टाइम पर इनको सिर्फ काले पानी की सजा दी गई थी। लेकिन उस गिरफ्तारी के बाद जब ये 18 महीने इनका केस चला, इनकी वो सारी लगातार बैठकें चलती रही, सुनवाइयां होती रही, 18 महीने जेल में रहे। उस दौर में बहुत सारे लोग जो एचएसआरए से संबंधित थे वो पकड़े गए। उनमें से लगभग 17 लोग कहते हैं पकड़े गए थे। उनमें से 7-8 जो थे ना, वो पुलिस की तरफ के गवाह बन गए, और फिर उन्होंने वो पुरानी बातें सारी उजागर कर दी, जिसमें सैंडर्स हत्याकांड वाली बातें निकल आई। फिर इनके ऊपर दोबारा से केस चला। भाई एक में तो इनको काले पानी की सजा हुई थी, लेकिन फिर जब दोबारा केस चला तो सैंडर्स हत्याकांड तो गोरे का मर्डर हो गया ना, और गोरे के मर्डर की सजा उस टाइम पे सिर्फ फांसी हुआ करती थी। इस चक्कर में, वो पुराने केस खुलने के चक्कर में, इनको फांसी की सजा मुकर्रर कर दी गई। आप सभी जानते हैं 24 मार्च को इनको फांसी देनी थी, पर पूरे देश में एक लहर चल पड़ी थी, और इनके जो अदालत के बयान थे ना, वो इतने प्रभावी थे कि जनमानस इनसे जुड़ने लग गया था। जैसे लोग गांधी के पीछे थे ना, कि गांधी ने कह दिया तो लोग मरने को तैयार, गांधी ने कह दिया तो लोग देश के लिए लड़ने को तैयार, ऐसे ही भगत सिंह की तरफ धीरे धीरे लोगों का रुझान बनता जा रहा था। और उस रुझान के प्रति कहीं ना कहीं अंग्रेजों के मन में डर पैदा हो गया था, खौफ पैदा हो गया था, कि ऐसा ना हो लोग भगत सिंह को अपना रोल मॉडल मानने लग जाएं। क्योंकि भगत सिंह को जिस दिन उस टाइम पर अगर लोग रोल मॉडल मान लेते तो उनके लिए खड़े हो जाते, और अगर भगत सिंह के लिए खड़े हो जाते तो देश की तस्वीर कुछ और होती। एक और बात मुझे पढ़ के बड़ा दुख भी आया था, पर मुझे लगता है बता देनी चाहिए। खुशवंत सिंह का नाम आप सबने सुना होगा। खुशवंत सिंह जो कि बहुत बड़े राइटर थे और काफी लंबे जी के पीछे एक्सपायर हुए थे, मेरे ख्याल 98-99 ईयर्स तक जिंदा रहे। इनके पिताजी थे शोभा सिंह। शोभा सिंह उस टाइम पर जो भगत सिंह के खिलाफ बयान दिया था, उनमें सबसे बड़ा नाम था। एक छोटे से कॉन्ट्रैक्टर थे बिल्डिंग के, लेकिन जब शोभा सिंह ने अपने भगत सिंह के खिलाफ जब बयान दिया अंग्रेजों को, उसके बाद अंग्रेजी सरकार ने, उस टाइम पर दिल्ली उभर रही थी, क्योंकि देखिए 1911 में नई दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने का काम शुरू हुआ था। फिर वो कई साल तक नहीं चला था कंस्ट्रक्शन और ये सब, फिर दिल्ली पूरी बसाई गई थी। उस दौर में जब इंडिया गेट बना था, जब राष्ट्रपति भवन बना था, और ये सारी चीजें, संसद भवन वगैरह, उस टाइम पर दिल्ली में बहुत बड़े लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पे काम हुआ था। तब शोभा सिंह को सारे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट दे दिए गए थे, और वो देखते ही देखते देश के जाने माने बिल्डर, बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए थे। ये वही शोभा सिंह हैं जिन्होंने भगत सिंह के खिलाफ गवाही दी थी। आज ये बात कोई नहीं जानता, ये बातें दबा दी जाती हैं, लेकिन दुख हुआ ये पढ़कर कि
मैं तो जैसे बचपन में कभी नाम ही सुना था, एक दो किताबें हमने याद की थी क्योंकि पेपर में वो किताबें आती थी, अ ट्रेन टू पाकिस्तान टाइप की। और खुशवंत सिंह जी के तो बहुत फेमस लेख आते थे टाइम्स ऑफ इंडिया में। इनका एक स्पीकिंग ट्री करके आता है सेक्शन एडिटोरियल में, वो मैंने पता नहीं कितनी बार पढ़ा होगा। ये बात पता चली तो दुख हुआ कि खुशवंत सिंह उन्हीं के बेटे थे, और कैसे देखते देखते एक नॉर्मल से आदमी को कितना बड़ा बिजनेसमैन बना दिया। तो अंग्रेजी राज में ना जो लोग क्रांतिकारियों के विपक्ष में काम करते थे, उन लोगों के वारे न्यारे हो जाते थे। चलिए आज इतनी ही बातचीत करते हैं। ये बहुत बड़ी कहानी है, और ये क्योंकि सच पर आधारित सारी बातें हैं, तो इनको एक दिन में हम सोचें कि आज ही खत्म हो जाए, नहीं होगा। आज मैंने आपको मोटी मोटी बातें बता दी। भगत सिंह के शब्द क्या थे, मेरे पास वो अक्षरशः लिखी चीजें हैं सारी, और एक बहुत मोटी ये मान लीजिए पूरी किताबों में से निकाल के निचोड़ निकाला है। ये एक एक लाइन आपके मन में ना जैसे ना आत्मा तक जाती है कि क्या कहा था उस लड़के ने उस जमाने में। आज से 100 साल से भी ज्यादा पुराने जमाने में कोई इतनी बेहतर सोच कैसे रख सकता था। उनके बिल्कुल अक्षरशः जो उनके मुंह से निकली बातें हैं, अगली क्लास में वो पढ़ के सुनाऊंगी मैं, और कोशिश करूंगी उनको एक्सप्लेन करके आपकी आत्मा तक वो आवाज पहुंचे जो भगत सिंह की आत्मा से निकली थी। और आज का दिन खास है, इसलिए याद कर लेना चाहिए क्योंकि वो यही कह के गए थे कि अंग्रेज मेरे शरीर को खत्म कर सकते हैं पर मेरे विचार को खत्म नहीं कर सकते। ये विचार पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ेंगे। तो हम आईसीएस में ये कोशिश करते हैं कि उनके विचार साल में कम से कम 2 बार तो पूरी तरह से याद कर ले कि हाँ कुछ थे भगत सिंह, कोई विचार था जो आज भी जरूरी है, क्योंकि जो कंडीशन वो बता के गए थे वैसी ही सेम भारत में आज नजर आती हैं। और ये सारी जिम्मेदारी इतिहास ने युवाओं के कंधों पर डाली है कि चीजें अगर बदलनी है तो क्रांति का रास्ता अपनाना पड़ेगा। वो क्रांति हिंसा वाली नहीं चाहिए, वो क्रांति चाहिए दिमाग वाली, वो क्रांति चाहिए किताबों का रास्ता जो पकड़ के आगे बढ़ेगी। तो चलिए आज इतना ही एंड करते हैं। मैं देखती हूँ या तो कल या जब भी टाइम मिला मैं इसकी सेकेंड पार्ट लेकर आऊंगी इसी सीरीज का। भगत सिंह की एक सीरीज चलाते हैं और उसमें 2-3 क्लासेस में हम बातचीत करते हैं। आप लोगों को जो चीज अच्छी लगी हो वो आप बता सकते हैं कि भगत सिंह की लाइफ से सीखने के लिए बहुत कुछ है युवाओं के लिए। जो भी सुनेगा उसको लगना चाहिए कि हाँ भारत के लिए मुझे भी कुछ करना है। इतनी ही मेरी कोशिश है। और भगत सिंह एक बहुत ही बेहतरीन वक्ता थे, तो इनकी बातों को सुन के उस टाइम के युवा जागृत हो जाते थे। बस इतनी भर कोशिश मेरी है कि इनकी कही बातों को मैं आप तक पहुंचा दूं, तो एक जैसे पुल का काम मैं कर पाऊं कि आपके मन तक ये बात उतर जाए कि भगत सिंह चाहते क्या थे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जितने लोग हमसे जुड़े थे। और इस तरह की सीरीज को सुन के और अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश करनी चाहिए। ये कोई टाइम पास की चीजें नहीं होती, टाइम पास की चीजें बहुत सारी हैं। ये वो चीजें हैं जिन पे काम किया जाना चाहिए, और काम एक दिन में नहीं होगा, लेकिन धीरे 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 लोगों की विचारधारा में परिवर्तन आएगा। और एक समय आएगा जब ज्यादा लोगों की संख्या ये चाहत रखेगी कि भारत बदले। उस दिन के इंतजार में हम टीचर्स ये काम करते रहेंगे। थैंक यू।